नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर हम कमलेश्वर जी की एक नायाब कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जो लिखा नहीं जाता। बकौल दुष्यंत कुमार जी के कमलेश्वर जी ने ये कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा संपादित नई कहानियां के विशेषांक के लिए बेहद सीमित समय में लिखी थी। एक बेहद समृद्ध लेखक की निशानी है ये कि वो बहुत कम समय में आपको एक आलीशान कहानी दे सकता है। तो अब कहानी की तरफ रुख करते हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। हर आदमी अपने इतिहास के साथ कितना अकेला है, बार बार यही बात ध्यान में आती है। और इसी बात के साथ याद आती है सुदर्शना। उसी ने तो कहा था उस दिन, चंदर, ये यादें भी हमें कहीं नहीं पहुंचाती। कुछ ऐसा है मेरे पास जो मैं किसी से नहीं कह सकती, इसीलिए तो इतनी अकेली हूं। मुझसे नहीं कह सकती? मैंने पूछा था। झूठ बोलने से खुश हो सको तो जितना कहो बताती जाऊं। लेकिन सच ही है कि कोई भी किसी से सब कुछ नहीं बता सकता। हर जन के पास कुछ ऐसा है जो कभी कहा नहीं जाता, किसी से नहीं कहा जा सकता। कहते कहते उसकी आंखों में परछाइयां सी तैर आई थीं और वह खिड़की के बाहर उड़ते धूल के बगुलों को देखती रह गई थी। मैं चुप बैठा रह गया था। स्थिति भी बड़ी अजीब थी। सारा घर उदासी की परतों में लिपटा हुआ था। जिस कमरे में हम बैठे थे, उसी के बगल वाले कमरे में टिके हुए थे सुदर्शना के पति महेंद्र। सुबह चाय पर हम सब इकट्ठे हुए थे तो महेंद्र चुप थे। वही क्या, सभी चुप थे। चुप रहकर अपने भावों को छुपा सकने का मौका भी था। अगर सुदर्शना के पिता की मृत्यु जैसी दुखद घटना न हुई होती तो शायद मैं भी नहीं आता और न उसके पति महेंद्र आते। अजीब बेबसी में लिपटे बैठे थे हम तीनों, जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। भीतर ही भीतर एक दूसरे से नफरत करते थे। साथ ही कहीं ना कहीं इतने मजबूर थे कि आपस में खुलकर बात भी नहीं कर पाते थे। इन 5 सालों में जब से सुदर्शना अपने पति को छोड़कर चली आई थी, मैं महेंद्र से नहीं मिला था। मिलने का सवाल भी नहीं था। पर महेंद्र को हमेशा यही शक रहा है कि सुदर्शना का इस तरह चले आना सिर्फ मेरे कारण हुआ है। और जब जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो चाहता हूँ कि काश यही हुआ होता। कुछ दिनों की बदनामी ही तो होती, पर सुदर्शना की आंखों की यह अमिट उदासी तो मिट जाती। उसके पिता की मृत्यु पर जब महेंद्र भी पहुंचा और मैं भी, तो लगा जैसे हम दोनों ही सुदर्शना से कुछ मांगने आए हैं। मौत पर मातम पुरसी के लिए आना तो जैसे एक बहाना हो। मेरी कोशिश रही थी कि मेरी करुणा का इजहार कहीं ज्यादा होकर बनावटी ना लगने लगे। इसीलिए जब सुदर्शना के पिता की चिता में आग लगी तो मैंने अपने आंसू जबरदस्ती रोक लिए थे। सफेद साड़ी में लिपटी पीपल वाले चबूतरे पर बैठी सुदर्शना
मुंह में पल्ला दबाए फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में पानी की परतें सूख गई थीं और पुतलियों की कालिख घुल गई थी। बाल बिखरे हुए थे और वह सामने फैले लंबे शमशान को देखते हुए भी कहीं नहीं देख रही थी। पीपल में नई नई कोपलें फूटी थीं और उसके रेशमी हरे पत्तों की परछाई उस पर पड़ रही थी। उस पीपल से अजीब सी हरी हरी आभा बिखर रही थी और सुदर्शना एकदम अकेली उसके नीचे बैठी थी। हम दोनों ही वहां थे, पर शायद एक दूसरे की वजह से कोई भी उसके पास सांत्वना देने नहीं पहुंच पा रहा था। जलती चिता से कुछ दूर सीमेंट की बेंच पर महेंद्र बैठे थे और कंकड़ों के ढेर के पास मैं बैठा था। महेंद्र के चेहरे पर आग की लपटों की तमतमाहट थी। लोगों को भी कुछ अजीब ही लगा था। मृत्यु के इस क्षण में तो महेंद्र को सुदर्शना के पास रहना चाहिए। आखिर वह उसकी बीवी है। 5 साल से अलग हैं तो क्या हुआ? ऐसे मौकों पर तो यह नहीं होना चाहिए। और चाहते हुए भी मैं सुदर्शना के कंधों को पकड़कर सहारे का एक वाक्य नहीं कह सकता था। सुदर्शना, पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तो हूं, घबराओ मत। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चिटक चिटक कर चिता जलती रही। 5 ब्राह्मणों ने कपाल क्रिया कर दी और अंगारे समेटकर हम लोग चुपचाप वापस चले आए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। उड़ती धूल के बगुलों को देखते हुए हम सभी लौट आए थे। दूसरे दिन फूल बीनने जाने की बात थी तो लोगों ने यही कहा था कि दामाद लड़के के बराबर होता है, वही जाने। सुदर्शना ने हाँ या ना नहीं की थी, पर खुद नौकर को लेकर फूल बीनने के लिए चली गई थी। तीसरे दिन वहां रुकना मुझे खलने लगा था और वही झिझक शायद महेंद्र को भी हुई थी। सुदर्शना जब बरामदे में कुर्सी डाले हताश सी बैठी हुई थी तो मैं यही कहने के लिए पहुंचा हुआ था कि अच्छा सुदर्शना, अब रात की गाड़ी से मैं चला जाऊं? तभी उधर से महेंद्र आए थे और उन्हें आता देखकर मैं चुपचाप मुड़ गया था। महेंद्र आए तो सुदर्शना उठकर खड़ी हो गई थी। तब उन्होंने कहा था, सोचता हूँ कल सुबह चला जाऊंगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? एक दिन बाद चले जाइएगा। सुदर्शना ने कहा था तो एकाएक मुझे धक्का लगा था। तो क्या सुदर्शना महेंद्र को रोकना चाह रही है? हो सकता है कि अब दोनों किसी समझौते पर पहुंच जाएं। शायद यही होगा, यही होना था। वह मकान को किराए पर उठाकर या बंद करके महेंद्र के साथ चली जाएगी और वे फिर साथ रहने लगेंगे। एक क्षण के लिए लगा कि यह अच्छा ही हो रहा था। और अब है ही क्या उसके सामने? अकेले पिता थे जिनके सहारे उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। अब तो वह नितांत अकेली है और कर भी क्या सकती है। और उसी वक्त अपने ठहरने का कोई भी औचित्य न पाकर मैंने बहुत संभलते संभलते कहा था, सुदर्शना, मैं रात की गाड़ी से जाना चाहता हूँ। क्यों, और एक आध दिन नहीं रुक सकते? उसके यह कहने ने मुझे और भी संकट में डाल दिया था।
सोचा था कि दुख की छाया तले यह किस भंवर जाल में फंसी है सुदर्शना। क्या वह अब बिल्कुल टूट गई है भीतर से और किसी एक को थाम लेना चाहती है। हम दोनों ही रुके रहे, एक दूसरे से अलग थलग और कटे हुए, और उस घर में हम तीनों ही पुरानी यादों से जुड़े हुए थे। इसीलिए वहीं रुकना और भी भारी पड़ता जा रहा था। यही घर तो था जहां मैं सुदर्शना के साथ रोज घंटों बिताया करता था। इसकी एक एक दीवार हमारे प्रथम प्यार की साक्षी है। उस दीवार का एक टुकड़ा अब भी वहीं है, जिससे पीठ लगाए सुदर्शना खड़ी थी और मैंने उसे दोनों बाहों के घेरे में घेर लिया था। पहली बार मैंने दीवार पर हाथ रख लिए थे, तब सुदर्शना ने शर्माते हुए कहा था, ये बाहें ऐसे ही रहेंगी ना? यह दायरा मेरे लिए यूं ही बना रहेगा हमेशा? क्यों? और मैं खड़ा मुस्कुराता रहा था। फिर इसी घर में धीरे धीरे सब कुछ बदल गया था। एक दिन महेंद्र दिखाई पड़े थे और तब से सब कुछ बदलने लगा था। घर वाले भी दूसरी तरह पेश आने लगे थे और तब वहां आते जाते मैं अपमानित महसूस करने लगा था। अब तो इन बातों को सोचकर हंसी सी आती है, लेकिन इसके बावजूद उस चुभन को आज भी नहीं भूल पाता। रास्ते बदल गए थे और लगा था कि हम और सुदर्शना दोनों एक दूसरे को भूल ही गए हों। यही सोच लिया था कि शायद उस वक्त का वह संबंध एक बचपना था। दोनों ने अपने को समझा लिया था। सुदर्शना अपने पति के साथ बहुत खुश थी और जब पहली बार सुदर्शना और महेंद्र मुझे मिले थे तो सुदर्शना की आंखों में पहली पहचान की धुंधली सी तस्वीर उभरी थी, पर महेंद्र के चेहरे पर जीत ही जीत थी, एक हर्ष था। और तब मैंने अपने आप को और भी पिटा हुआ महसूस किया था। आपकी बातें कभी कभी हमारे घर में होती रहती हैं, महेंद्र ने हाथ मिलाने के बाद कहा था। वैसे तो हमें अपनी बातों से फुर्सत नहीं मिलती। हम दोनों ही बहुत बातूनी हैं। कहकर वह हंस दिया था। मैं सब्र करके बात को पी गया था, पर आंखों ही आंखों में मैंने सुदर्शना से पूछना चाहा था, अब मेरा यह अपमान क्यों किया जा रहा है? अपने पति की बात का व्यंग समझ रही हो ना? सुदर्शना ने महेंद्र की बात के डंक को पहचाना था और नासमझी में इसी बात के घाव को और गहरा कर दिया था। आपकी अच्छी बात ही हम करते हैं। मैं समझा नहीं कि अच्छी बातें क्या होती हैं। बेहद कठिनाई से मुस्कुराते हुए मैंने पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। सुदर्शना और महेंद्र कहीं और जाने की जल्दी में चले गए थे। तकलीफ तो हुई थी मुझे, पर कहीं यह भी भला ही लगा था कि दोनों बहुत खुश हैं। फिर बहुत सी बातें सुनाई पड़ती रही थीं, उन दोनों के सफलताओं की, यह कि बहुत खूबसूरत घर बसा लिया है उन्होंने, कार खरीद ली है और 3-3 नौकर रख लिए हैं। सब आराम मुहैया कर लिए हैं उन्होंने। घर पर उनके सैर सपाटों की खबरें आती थीं। लंबे लंबे खतों में उन जगहों के वर्णन आते थे जहां वे घूम कर आते थे। पिक्चर पोस्ट कार्डों पर उनकी लिखी लाइनें आती थीं। डाक पार्सलों में उपहार आते थे। उन्हीं दिनों के बाद
एक बार सुदर्शना घर आई थी। पता नहीं क्यों, बिना किसी खबर के आई थी। कुछ देर के लिए मुलाकात हुई थी और तब वह अपने घुमड़ते दुख को दबा नहीं पाई थी। धीरे से बोली थी, आदमी बहुत शक्की होते हैं ना? क्यों? पता नहीं किस विश्वास के तहत उस क्षण वह अपनी बातें बता गई थी। देखो चंदर, मैं घर में भी किसी से कह नहीं सकती, पर तुमसे कहते संकोच नहीं होता। दुख तो मुझे कोई नहीं है, पर लगता है कि अब आगे और नहीं चला जा सकता। बात क्या है सुदर्शना? शायद कह देने से तुम्हारे मन का बोझ कम हो जाए। मैंने कहा था। कुछ भी नहीं, छोटी सी बात थी। एक दिन होटल के कमरे में हम दोनों ही अतीत की याद करने बैठ गए थे। मैं इनके सीने पर सिर रखी थी और इनका हाथ मेरे कंधे पर था। तब उन्होंने अपने एक भूले हुए प्यार की दास्तान सुनाई थी। मैंने बहुत मजा ले लेकर सुनी थी और कहीं बहुत भीतर मैं गर्व का अनुभव कर रही थी कि मैंने इन्हें जीत लिया। इसके बाद बहुत प्यार से इन्होंने पूछा था, दर्शी, तुमने भी किसी को चाहा होगा? उस वक्त मैं झूठ भी बोल सकती थी, पर हम सच्चाइयों के नज़दीक थे और बहुत खुलकर बातें कर रहे थे। सब कुछ स्वीकार कर लेने के मूड में थे। और तब मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया था। यही कि तुम मुझे बहुत चाहते थे, इसीलिए अब तक शादी नहीं की। सच, उस क्षण मुझे एक अजीब सी तृप्ति मिली थी, यह सोचकर कि तुम अभी तक मुझे याद करते हो। फिर इन्होंने खोद खोद कर कुछ और बातें पूछी थी और मैं अपनी राह में सब कुछ बताती गई थी। और कुछ देर बाद मैंने महसूस किया था कि हम दोनों के बीच एक और कोई तीसरा अनजाने ही आ गया है। मुझे पता भी नहीं चला कि कब इनकी बाह मेरी पीठ से खिसक गई और कब मेरा सिर इनके सीने से हटकर तकिए पर आ गया। हम दोनों अनजाने ही एक दूसरे के स्पर्शों की परिधि से बाहर आ गए थे। तभी से वह तीसरा आदमी हम दोनों के बीच बराबर रहता है। सच पूछो तो वह तुम भी नहीं हो। मेरे लिए कभी कभी वह तीसरा आदमी तुम्हारी शक्ल में बदल जाता है और इनके लिए उस तीसरे आदमी का नाम तुम्हारा नाम बन जाता है। और यह परछाई हर वक्त मेरे बीच रहती है। कहते हुए सुदर्शना की आंखें भर आई थीं। यह परछाई तुम्हें बहुत सता रही है। तकलीफदेह बात यह है कि शायद हम दोनों बहुत अच्छे हैं। हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, पर अब हम खुलकर बात नहीं कर पाते। कभी मैं अपनी भावनाओं में भरकर इनसे बात भी करती हूँ तो इनकी नज़रों में एक शक तैरता दिखाई देता है। मेरी हर बात, हर भावना का अर्थ ही बदल गया है इनके लिए। समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे चलेगा। इतनी ही बात हुई थी इस बार सुदर्शना से। मेरा मन आशंकाओं से भर गया था। लगता था टूटने की स्थिति बहुत नज़दीक आती जा रही थी। मेरा मन उदास हो गया था और बहुत संभल कर मैंने कहा था, मैं तो समझता था कि तुम बहुत खुश हो, पर आज बड़ी चोट लगी यह सब जानकर। लेकिन मैं तुम्हें राय भी क्या दे सकता हूँ सुदर्शना।
ऐसी स्थिति में भी नहीं। अपनी अपनी जिंदगियों का संतुलन हर व्यक्ति अलग अलग ही खोजता है। अपने बारे में अपने से बेहतर और कोई नहीं जानता। क्या बताऊं चंदर, लगता है ज्वार उतर गया। गीले तटों पर घोंघे और फेन बाकी रह गए हैं। धीरे धीरे ये गीले तट सूख सूख कर चटक जाएंगे। कर तो मैं कुछ नहीं सकता सुदर्शना, पर अंदर ही अंदर घुटता हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो खैर मेरा उतना भी वजूद नहीं है। कैसी बातें करते हो? वह तो नियति थी जो बहा ले गई, जिसे मैंने अर्थ देकर अपने को शायद छलना चाहा था। अब वही नियति मुझे छल रही है। सुदर्शना की आंखों में आंसू छलक आए थे और उसने दोनों हथेलियां पसार कर पूछा था, अब तो बता दो, इनमें और क्या लिखा है? इनमें कुछ भी नहीं लिखा है सुदर्शना। मैं वापस चली जाऊं और क्या करूंगी? कहीं नौकरी कर लो तो कुछ मन बहल जाएगा। व्यस्त रहोगी तो कुछ कुछ भूल सकोगी। मेरी बात सुनकर वह हंसती थी। इतना तो मैं भी जानती हूं, लेकिन यह हल तो नहीं है। सुनो, कुछ और बताओ चंदर। बहुत बेबसी में सुदर्शना ने कहा था, पर मेरे पास बताने के लिए जैसे कुछ था ही नहीं। चलते वक्त मैंने इतना ही कहा था, कभी खबर ही दे दिया करो, सुख दुख लिख दिया करो। और वह वापस चली गई थी। फिर एक दौर खुशियों का चला था। फिर उसके घर पर वैसे ही पत्र आए थे, पर उतने लंबे नहीं। लगता था जैसे वह खत लिख लिख कर अपनी खोई हुई खुशियों को दोबारा पा लेने की नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। एक और ज्वार आकर उतर गया था। 5 साल पहले वह अपने पिता के पास लौटी थी, तो फिर वह वापस नहीं गई। पहले तो लोगों को उसके पिता ने यही बताया था कि महेंद्र किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 साल के लिए विदेश जा रहा है, इसलिए सुदर्शना यहीं मेरे पास रहेगी। पर एक के बाद एक कर जब 4 साल गुजर गए, तो लोगों ने कानाफूसी करके स्थिति को स्वीकार कर लिया था। पर मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक बार खास तौर से मैं उसी के लिए आया था और घुमा फिरा कर सुदर्शना से उसके चले आने का कारण पूछा था। तब तक वह शायद बहुत कुछ उबर चुकी थी। धीरे से मुस्कुराकर बोली थी, कोई खास वजह तो नहीं, यही समझ लो कि हम दोनों बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते। और हमारी यातना भी ऐसी है जिसे हम साथ साथ खुलकर भोग भी नहीं सकते। कहते हुए उसने जूड़े से पिन निकाल लिए थे और एक पिन से लॉन की धरती पर लकीरें खींचती जा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी बेबसी व्याप रही थी। शाम का धुंधलका गहराता जा रहा था। पेड़ निस्तब्ध खड़े थे। घर की इमारत में अंधेरा बेतरह भरता जा रहा था। सुदर्शना के पिताजी बरामदे की बिजली जलाकर भीतर चले गए थे। पता नहीं सुदर्शना ने क्या महसूस किया था। धीरे से बोली थी, अब तो अंधेरा और बढ़ गया है, आओ बरामदे में चले। नहीं पता कि सुदर्शना ने यह 5 वर्षों का वक्त कैसे गुजारा, क्योंकि घर में उसके पिता को छोड़कर और कोई था ही नहीं। पिता और पुत्री
यही 2 जने थे। और जब उसके पिता की मृत्यु की खबर मिली तो मैं बहुत परेशान हुआ था। अंदरूनी परेशानी यह थी कि अब सुदर्शना का क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? शायद वापस महेंद्र के पास। और चारा भी क्या है? चलते वक्त उम्मीद तो नहीं थी कि महेंद्र आएंगे, पर पहुंचा तो वह मौजूद थे। क्रियाकर्म के वक्त उन दोनों को पुनः विकसित होने वाले रिश्तों का एहसास होने लगा था। शायद सुदर्शना ने जानबूझकर उन्हें कुछ नहीं करने दिया था। शायद वह चाहती थी कि अपने अकेलेपन का दायरा तोड़कर महेंद्र ही हाथ बढ़ा दे। इसीलिए उस दोपहर जब बगल वाले कमरे में महेंद्र थे और हम बैठे बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था, कब जा रही हो तुम? कहाँ? मैं मुस्कुरा दिया था। वह भी मुस्कुराई थी और फिर उदास होते हुए बोली थी, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? यहाँ यह दुख है कि मैं बीत रही हूँ, वहाँ यह कि मुझे बीतना पड़ता है। वह सब तो सही है, फिर भी कोई राह तो निकालो अपने लिए। शायद महेंद्र इसीलिए आए हैं। तुम किस लिए आए हो? उसने एकदम पूछा था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। वह फिर खिड़की के बाहर उठते हुए धूल के बगुलों को देखने लगी थी। उसके माथे पर पसीना छलछला आया था और बालों के रोए चिपक गए थे। उसकी सांस भारी हो गई थी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने कहा था, देखो, सब कुछ सबसे नहीं कहा जा सकता। इतना खुलकर जिंदगी में नहीं रहा जा सकता। कुछ खूबसूरत फरेब शायद जरूरी होते हैं। जितना ही मैं उसे समझाने की कोशिश करता था उतना ही वह उलझती जा रही थी। यह बोझिल दिन भी जैसे तैसे गुजर गया था। महेंद्र शाम तक अपने कमरे में ही बंद रहे थे। दूसरी सुबह वह जाने वाले थे। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया था। महेंद्र के कमरे से रात में कुछ आहटें आती रही थीं, कुछ बातों की, सिसकियों और खामोशियों की। वह रात असमंजस की रात थी। सुबह सब कुछ शांत था। मैं बाथरूम से निकला था तो सुदर्शना महेंद्र के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी। बहुत अलसाई सी और अस्त व्यस्त सी। और 10 बजे की गाड़ी से महेंद्र के चले जाने के बाद मैं अपने को बड़ी ही बेढंगी स्थिति में पा रहा था। जी में आ रहा था कि सुदर्शना से कहूं, तुमने यह अपने दुख को दार्शनिक खोल क्यों पहना रखा है? तुम्हें इसी में रस मिलता है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि सुदर्शना उसी तरह अस्त व्यस्त और दुखों की मूर्ति बनी मेरे सामने आएगी। 1 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो देखा कि सुदर्शना सजी सवरी खड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे कि 10 साल पहले थी। लगता था जैसे वक्त लौट आया हो और फिर एक इतिहास वहीं से शुरू होने जा रहा हो, उसी बिंदु से जहां से उसकी घटनाओं ने मोड़ लिया था। चलो कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। खाना खाते वक्त हमने वह सब याद किया था जो हमें जोड़ता था। अगर हम साथ होते तो क्या होता? जिंदगी के किन मूल्यों से जुड़े होते?
फिर उसी प्यार की परछाइयां आंखों में उभरी थीं और लगा था कि कुछ बन रहा है। दोपहर को वापस आकर जैसे हम भूल गए थे कि कुछ दिनों पहले एक मौत की छाया यहाँ मंडरा रही थी और सब कुछ एक गहरी करुणा के क्रम में आबद्ध था। शाम को जब मैंने बाकी तैयारी शुरू की तो लग रहा था कि सुदर्शना आकर रोकेगी, परेशान करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। गाड़ी का वक्त होने से पहले वह कमरे में आई थी और बोली थी, मैं स्टेशन छोड़ने चलूंगी। रास्ते में बहुत झिझकते हुए मैंने इतना ही कहा था, सुदर्शना अब कुछ सोच लो डियर। अपनी बात नहीं करता, पर सुनो चंदर, लगता है अब कुछ होगा नहीं। मैं मन से बड़ी असमर्थ हो गई हूँ। कुछ भी स्वीकार करने की सामर्थ्य ही नहीं रही है। सब कुछ एक बार कह डालो सुदर्शना। यही तो मुमकिन नहीं है। कौन है ऐसा जिसने अपना सब कुछ कह डाला हो? 10 बातें हैं जो सिर्फ मेरी हैं। तुम्हें उनमें से शायद 3 ही बता पाऊंगी, बाकी नहीं। कोई और मिलेगा, उसे शायद 4 बता पाऊं, किसी और को शायद एक और बता दूं, पर ऐसा तो कोई नहीं जिसे सब कुछ बताया जा सके। जो बताने से बच जाता है वही बहुत अकेला कर जाता है। नितांत अकेलापन भर जाता है चारों तरफ। उसकी यही मजबूरी है चंदर। कहते हुए उसने हाथ पकड़ लिया था। उसकी पसीजी हुई उंगलियां थरथरा रही थीं। फिर बोली थी, खत लिखूंगी तुम्हें, पर और कुछ मत समझना। मैं चला आया था। वह प्लेटफॉर्म के अंधेरे में धीरे धीरे डूब गई थी। कुछ दिन पहले उसका एक लिफाफा आया था। ऊपर लिखा हुआ पता उसी की लिखावट में था और मुहर भी उसी के शहर की थी। लिफाफे के भीतर सिर्फ एक अनलिखा कागज था जिसमें मोड़ के निशानों के अलावा कुछ भी नहीं था। अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी जो लिखा नहीं जाता। कहानी उनके दिल्ली प्रवास के दौरान 1963 में लिखी गई थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर जो भी सदस्य आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी उन तक तुरंत पहुंच सके। अपनी पसंद की कोई कहानी या विचार या सुझाव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स के जरिए आप हम तक आ सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।